स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने कूलाम्स के सदिश रूप के बारे में पढ़ा था और हमने यह जानकारी ली थी कि किस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश व द्रव्यमान की विशेषताओं में अंतर। तो बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं कि विद्युत आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। बच्चों, उसके बाद एक बहुत अच्छी क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे कि 1 माइक्रो कूलाम आवेश के लिए किसी वस्तु पर स्थानांतरण होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका क्या मतलब है बच्चों? किसी वस्तु पर यदि 1 माइक्रो कूलाम का आवेश आ जाए, या धनात्मक आ जाए या ऋणात्मक आ जाए, तो उससे स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उस पे आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम एक बहुत बड़ा जो मात्रक है कूलाम, जो आवेश का एक बड़ा मात्रक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी वस्तु पे 1 कूलाम आवेश आ जाता है, चाहे वो धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या का स्थानांतरण आवश्यक है। तो बच्चों, इन दोनों से आगे हमारे और भी प्रश्न निकल जाएंगे, तो इसलिए हमें इन दोनों को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। दो एक समान जुड़े धातु के गोलों पर आवेश की मात्रा। इसका क्या मतलब है बच्चों? यदि दो अलग अलग धातु के गोले एक समान हो, एक समान का मतलब बच्चों है साइज, यानी उनकी जो उनका आकार है, जो उनका पदार्थ है, ये सब एक समान होने चाहिए। तो अगर उनपे अलग अलग आवेश है और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनपे आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश व द्रव्यमान की विशेषताओं में अंतर। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे, हम एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हम विद्युत आवेश और द्रव्यमान अलग अलग ले लेंगे। पहली विशेषताओं में अंतर यह है बच्चों, विद्युत आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चों द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। अब ये कैसे समझेंगे हम लोग, तो हमने एक बार पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा याद करेंगे कि अगर किसी वस्तु में या किसी भी निकाय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए तो बच्चों कैसा आवेश होता है, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक। ये कहलाता है ऋणात्मक। बच्चों, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो जाए, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो हम कहते हैं धनात्मक। और बच्चों, अगर किसी वस्तु या निकाय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो तो हम कहते हैं वस्तु पे नेट चार्ज शून्य है। नेट चार्ज या नेट आवेश शून्य। तो हम देखते हैं कि आवेश में धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य का होना जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चों, द्रव्यमान में हमेशा सदैव ही हम धनात्मक लेते हैं, क्योंकि द्रव्यमान या तो 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम, 0.5 ग्राम, 1 मिलीग्राम, कुछ भी होगा, लेकिन कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब हम विद्युत आवेश व द्रव्यमान की दूसरी विशेषता में अंतर देखेंगे। बच्चों, दूसरी विशेषता यह है, विद्युत आवेश गति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यह है, किसी भी आवेश की गति चाहे बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, उस पर विद्युत आवेश की मात्रा पे बदलाव नहीं आता। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई आवेश प्रकाश की चाल से भी चल रहा हो तो भी उसकी आवेश की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान के लिए कुछ और ही हमारे पास नियम है। वो नियम क्या है बच्चों? यदि आप ये समीकरण को ध्यान से देखें तो m बराबर m नॉट, इसे m नॉट कहते हैं, बटा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये वी स्क्वायर क्या चीज है। बच्चों, ये v जो है किसी आवेश, जो जिस पार्टिकल या जिस कण पर है, जिस वस्तु पर है, उसकी गति है। और c हम जानते हैं, यहाँ पे c है प्रकाश का वेग। c है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। तो बच्चों, ये समीकरण आइंस्टीन ने बताई थी और इसके अनुसार हम कह सकते हैं, यदि किसी आवेश या किसी भी वस्तु की जो गति है वो प्रकाश की गति के तुलनात्मक है, यानी बराबर है, ज्यादा तो नहीं होगी, हम ज्यादा नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ बराबर या तुलनात्मक मानेंगे, तो अगर इस समीकरण में हम देखें तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि गति के कारण किसी वस्तु के द्रव्यमान में बदलाव आ सकता है। बच्चों, एम नॉट के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं। एम नॉट किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसकी विराम अवस्था में होता है। तो यहाँ पे विराम अवस्था में किसे कहेंगे? तो बच्चों, विराम अवस्था का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वस्तु रुकी हुई है। विराम अवस्था का मतलब है जब उसकी गति
प्रकाश की गति के तुलनात्मक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम उस नापे गए द्रव्यमान को विराम अवस्था का द्रव्यमान कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विद्युत आवेश गति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान गति पर निर्भर कर सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है या उसकी जो परिस्थिति है बच्चों, वो ये है कि उसकी गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक होनी चाहिए। बच्चों अब हम तीसरा अंतर देखेंगे कि विद्युत आवेश और द्रव्यमान में तीसरा अंतर क्या है। बच्चों विद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है, यह हम पढ़ चुके हैं, इसे आपको पता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश E, जिसे मूल मात्रक भी कहते हैं, मूल इकाई कहते हैं, का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है बच्चों, हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, जहां पे n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बच्चों द्रव्यमान के लिए ऐसा कोई भी नियम हमारे पास नहीं है, किसी वस्तु पे द्रव्यमान की कोई भी मात्रा संभव है। ठीक है बच्चों अब हम विद्युत आवेश द्रव्यमान की विशेषता में चौथा अंतर देखेंगे। तो बच्चों चौथा अंतर क्या है, विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। बच्चों हमने देखा था, अगर आवेश सजातीय है यानी धनात्मक और धनात्मक है, या ऋणात्मक है, तो उनके बीच हमेशा कैसा बल लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल, सजातीय आवेशों के बीच। और बच्चों यदि आवेश विजातीय है यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो उनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। ठीक है बच्चों, लेकिन दो वस्तुओं के बीच बच्चों जिनके द्रव्यमान हमने लिए हुए हैं, तो दो द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल ही लगता है। बच्चों द्रव्यमानों के बीच कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि दो द्रव्यमान के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं, यदि हम एक वस्तु ले लें और एक दूसरी वस्तु ले लें B, और एक का द्रव्यमान m1 माने और एक का m2 माने, तो बच्चों इनके बीच में जो भी बल लगेगा वो सदैव आकर्षण ही लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने देखा कि विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में की विशेषताओं में कितने अंतर है या क्या क्या अंतर है। बच्चों अब हम देखेंगे कि एक प्रश्न 1 माइक्रोकूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवश्यक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पे 1 माइक्रोकूलम का आवेश आता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जरूरी है। तो हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, आवश्यक है। तो बच्चों इसे हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे और मैं आपको बता देता हूं कि ये किस प्रकार से बताया जाएगा। तो बच्चों क्या हमने आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत पढ़ा है। तो बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत हम जानते हैं, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, जहां पे हम जानते हैं कि n एक पूर्णांक संख्या है। बच्चों E के बारे में हम जानते हैं, ये मूल इकाई है जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। बच्चों हमें आवेश की मात्रा दी है, Q बराबर 1 माइक्रोकूलम, हमें E पता होता है जो हमारे पास है। ठीक है बच्चों, अब हमें N बताने हैं। N है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो किसी वस्तु पे स्थानांतरण हुई है या किसी वस्तु से स्थानांतरण हुई है। तो बच्चों इसका नाम अगर हम समीकरण 1 रख दें तो हम यहाँ से N बराबर बोल सकते हैं Q बटा E या Q अपॉन E। तो बच्चों Q कितना गिवन है हमारे पास, 1 माइक्रोकूलम अपॉन E का जो मान हमारे पास है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। बच्चे यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेश हमारे पास माइक्रोकूलम में है, जो ना तो SI मात्रक है और ना CGS मात्रक है। ठीक है बच्चों, और E का जो हमारे पास मात्रक है वो कूलम में है और कूलम SI मात्रक है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो इन दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। तो हम 1 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 6 कूलम, और ये हो सकता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम हम काट सकते हैं। जो अब हम अगर देखें तो ये 10 की घात माइनस 19 जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन 1.6। बच्चों जब ये पावर ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 की घात प्लस का 13। तो बच्चों अगर हम ये देखें कि ये जो इसका मान है ये बहुत कम होगा, ये 1 से भी छोटा होगा, और ये 10 की घात 13 है जो बहुत अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है लगभग 10 की घात प्लस 13 के आसपास मिलेगी। तो बच्चों ये एक बहुत बड़ी संख्या है।
तो हम कह सकते हैं कि 1 माइक्रो कूलम का आवेश भी एक बहुत बड़ा आवेश है, जिसके लिए हमारे किसी वस्तु से 10 की घात प्लस 13 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने चाहिए या उस पे स्थानांतरित होते हैं। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हम इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न भी देखेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बच्चों, किसी वस्तु पर यदि 1 कूलम आवेश आता है, धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है, तो किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश के लिए स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। ठीक है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे कि किसी वस्तु पर 1 कूलम का धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आया हो। तो बच्चों, फिर हम जो है आवेश का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत देखेंगे, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वांटिमीकरण का सिद्धांत है, ये बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, यहाँ पे E हमारे पास अभी भी वही है, मूल इकाई। बच्चों, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसमें आप हमेशा ध्यान रखें। किसी भी प्रश्न में E चेंज नहीं होता, क्योंकि ये सर्वदा मूल इकाई है और इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। अब हमारे पास Q जो है बच्चों, वो है 1 कूलम। तो हमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या चाहिए, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? N बराबर Q अपॉन E, 1 कूलम बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है 1 कूलम बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो बच्चों, अगर हम इसे जब आप इसे सॉल्व करके देखेंगे, जब आप इसका हल देखेंगे, तो इसमें आपको लगभग 10 टू द पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लगभग। लगभग 10 टू द पावर प्लस 18। तो देख सकते हो बच्चों, आपकी 10 टू द पावर 18 यानी 10 की घात 18 एक बहुत ज्यादा हम एक तरीके से कह सकते हैं असंख्य, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी 1 कूलम आवेश जो है कह सकते हैं हम एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार कि ये एक स्थूल हम कह सकते हैं, यानी एक आवेश की बहुत बड़ी मात्रा है। तो जो किसी वस्तु पर जब आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा स्थानांतरित होती है। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हम इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न भी देखेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बच्चों, किसी वस्तु पर यदि 1 कूलम आवेश आता है, धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है, तो किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश के लिए स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। ठीक है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे कि किसी वस्तु पर 1 कूलम का धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आया हो। तो बच्चों, फिर हम जो है आवेश का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत देखेंगे, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वांटिमीकरण का सिद्धांत है, ये बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, यहाँ पे E हमारे पास अभी भी वही है, मूल इकाई। बच्चों, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसमें आप हमेशा ध्यान रखें। किसी भी प्रश्न में E चेंज नहीं होता, क्योंकि ये सर्वदा मूल इकाई है और इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। अब हमारे पास Q जो है बच्चों, वो है 1 कूलम। तो हमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या चाहिए, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? N बराबर Q अपॉन E, 1 कूलम बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है 1 कूलम बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो बच्चों, अगर हम इसे जब आप इसे सॉल्व करके देखेंगे, जब आप इसका हल देखेंगे, तो इसमें आपको लगभग 10 टू द पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लगभग। लगभग 10 टू द पावर प्लस 18। तो देख सकते हो बच्चों, आपकी 10 टू द पावर 18 यानी 10 की घात 18 एक बहुत ज्यादा हम एक तरीके से कह सकते हैं असंख्य, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी 1 कूलम आवेश जो है कह सकते हैं हम एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार कि ये एक स्थूल हम कह सकते हैं, यानी एक आवेश की बहुत बड़ी मात्रा है। तो जो किसी वस्तु पर जब आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा स्थानांतरित होती है। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे लास्ट का प्रश्न देखेंगे, जो इस प्रकार है। यदि दो एक समान धातु के गोले आपस में जोड़ दिए जाएं, तो उन पर अलग अलग आवेश की मात्रा कितनी होगी? बच्चों, जरा ध्यान से सुनते हैं। एक समान धातु के गोलों का क्या मतलब है? बच्चों, ऐसे धातु के गोले जिनका आकार सेम हो, जिनका पदार्थ सेम हो और जिनका साइज भी सेम हो, ऐसे गोले एक समान धातु के गोले कहलाते हैं। बच्चों, यदि उनपे अलग अलग आवेश की मात्रा हो और जब हम उन्हें जोड़ दें तो उनपे अलग अलग कितना आवेश हो जाएगा। तो इसे बच्चों हम सिर्फ अपने चित्र के द्वारा समझेंगे ध्यान से। तो बच्चों, हम दो धातु के गोले लेते हैं। एक धातु का गोला जिसका द्रव्यमान हमने नाम A रख दिया, दूसरा धातु का गोला जिसका नाम हमने B रख दिया।
ठीक है बच्चों। एक पर आवेश का नाम हमने Q1 और दूसरे पे आवेश का नाम Q2। बच्चों यदि हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया इस प्रकार, तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि इनके आवेश की मात्रा स्थानांतरित होगी। कितनी स्थानांतरित होती है, कैसे स्थानांतरित होती है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। एक हमारा विषय आएगा विभव, विद्युत विभव, उसमें जाके हमें पता चलेगा। लेकिन अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि आवेश की कितनी मात्रा होगी, कैसे होगी ये अभी हम नहीं देखेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि उन पे आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो बच्चों अगर इन्हें जोड़ने के बाद इन दोनों को अलग अलग कर लें इस प्रकार, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, यदि दो वस्तुएं एक समान है बिल्कुल, जिनके पदार्थ सेम है, जिनके आकार सेम है, जिनकी शेप सेम है यानी आकृति, तो हर गोले पे, हर धातु के गोले पे जो आवेश होगा बच्चों, वो दोनों आवेशों का औसत मान होगा। यानी एक आवेश पे एक गोले पे आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और दूसरे पे भी जो आवेश आएगा वो इतना ही आएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, आपको बहुत ध्यान देना है कि ये जो हम नियम लागू कर रहे हैं, ये नियम बच्चों हर स्थिति में लागू नहीं होता। ये नियम सिर्फ तभी लागू होगा जब दोनों वस्तुएं एक समान होंगी। यदि दोनों वस्तुएं एक समान नहीं होगी तब दोनों पे आवेश उनका औसत नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों पे अलग अलग आवेश उन दोनों वस्तुओं के अलग अलग आवेश का औसत होगा। अब बच्चों यदि हम इनका कोई गणितात्मक मान ले लें, माना कि मैंने इसकी जो Q1 की मान है वो 2 माइक्रोकूलम ले लिया, ठीक है बच्चों, और Q2 का मान मैंने सपोज करो 4 माइक्रोकूलम ले लिया, तब हमारे पास आवेश कितना होगा। तो बच्चों अगर हम इसको देखें कि Q बराबर 2 प्लस 4 अपॉन 2 माइक्रोकूलम, तो बच्चों हमारे पास जो आवेश होगा 6 अपॉन 2 यानी 3 माइक्रोकूलम। तो बच्चों दोनों वस्तुओं पे जो आवेश आएगा वो 3 माइक्रोकूलम का आवेश आता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मैं आपको इसी प्रश्न में एक दूसरी परिस्थिति देता हूं। तो बच्चों सपोज करो एक धातु के गोले पे जो आवेश का मान है वो 1 माइक्रोकूलम है, दूसरे धातु पे गोले का मान 2 माइक्रोकूलम है। तो बच्चों अगर हम, और धातु के गोले वैसे ही हैं एक समान, तो बच्चों अगर हम इस पे पुराना वाला नियम लगाएं तो आप देखना कि दोनों धातु के गोले पे जो मान आएगा 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम अपॉन 2, यानी हम कह सकते हैं 3 माइक्रोकूलम अपॉन 2, इसे हम कह सकते हैं 1.5 माइक्रोकूलम। बच्चों बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 1.5 माइक्रोकूलम आवेश है, लेकिन हम पहले आवेश के क्वांटिमीकरण में सिद्धांत में पढ़ा है हमने कि आवेश जो है भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता। तो ये भिन्नात्मक रूप में कैसा हो गया। तो बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो माइक्रोकूलम आवेश है ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। यानी अगर हम बात करें 1 माइक्रोकूलम के लिए हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित होती है बच्चों वो 10⁻13 होती है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बच्चों, या एक इलेक्ट्रॉन पे जो मान होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ गुलाम। बच्चों ये संख्या इस संख्या से बहुत ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं कि ये आवेश इतना बड़ा आवेश है कि एक इलेक्ट्रॉन या मूल इकाई के आवेश से बहुत ज्यादा है। तो स्थूल व्यवहार में यानी जब आवेश बहुत बड़ा होता है तब हम क्वांटमीकरण सिद्धांत को नहीं लेते हैं, यानी हम उसको हटा देते हैं, यानी उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो 1.5 माइक्रोकूलम में हम क्वांटमीकरण सिद्धांत को कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम इसमें एक अलग और परिस्थिति देखेंगे। मैं आपको इसमें बहुत अलग अलग परिस्थिति इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार ये बोर्ड के में पूछा जाता है। तो बच्चों अगर हम एक धातु के गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश दें और एक जो धातु का गोला है उस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो इसका हम कह सकते हैं उदासीन है। और अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं दोनों पे आवेश का मान उसी प्रकार से निकलेगा, उनका औसत मान। लेकिन ये कब है बच्चों, जब धातु के गोले एक समान हो। तो हम देखेंगे कि 1 माइक्रोकूलम प्लस 0 अपॉन 2, तो हम कहेंगे 0.5 माइक्रोकूलम। तो बच्चों इसमें भी वही चीज है, क्योंकि माइक्रोकूलम में आवेश की एक बड़ी मात्रा है तो इसमें हम क्वांटमीकरण के सिद्धांत को महत्व नहीं देते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स हम अब एक और परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे जो पिछली परिस्थिति से बिल्कुल भिन्न है। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्या एक आवेशित वस्तु यानी जिसपे कोई आवेश है, क्या दूसरी उदासीन वस्तु जिसपे नेट आवेश शून्य है या कोई आवेश नहीं है को आकर्षित कर सकती है।
तो बच्चों कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जब दूसरी पे कोई आवेश नहीं है तो आकर्षित कैसे होगी। तो आपको पता है हमने एक आवेशित होने का सिद्धांत या एक नियम पढ़ा था जिसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, तो आप उसी का इसमें उपयोग करेंगे। तो बच्चों इसमें अगर बात करता हूं कि मेरे पास एक वस्तु है, ये कोई भी हो सकती है, चाहे धातु की है या किसी और चीज की है, और बच्चों इसका नाम मैं ए रख देता हूं और इस पे आवेश हमने मान लिया धनात्मक। बच्चों हम इसमें कोई भी आवेश ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऋणात्मक या धनात्मक ही लें, हमने कोई भी आवेश ले लिया। तो बच्चों इस पे आवेश है, और बच्चों अब हमारे पास एक दूसरी वस्तु है जिसपे कोई आवेश नहीं है, इसका नाम हमने बी रख दिया, ये उदासीन है, उदासीन। तो बच्चों इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसमें हम ऐसी कोई बात मान के नहीं चल रहे हैं कि दोनों वस्तुएं एक समान है या दोनों एक ही धातु से बनी है, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों ही वस्तुएं अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें ये देखना है क्या ये आपस में आकर्षण बल आपस में एक दूसरे पे लगाएंगी या नहीं लगाएंगी। तो बच्चों अगर आप इसे सोचेंगे तो आपको लगेगा शायद ये आकर्षण बल नहीं लगाएंगी, शायद ये कोई भी बल नहीं लगाएंगी, पर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों हमने देखा था कि जब हम किसी वस्तु को किसी वस्तु के करीब लाते हैं और यदि किसी वस्तु पे कोई आवेश है, जैसे हमने इसको दे रखा है, तो बच्चों हमने प्रेरण के सिद्धांत में पढ़ा था कि दूसरी वस्तु पे, अगर हम इसका नाम ए माना हुआ है हमने, तो दूसरी वस्तु पे जो उसके परमाणुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धनात्मक आवेश की तरफ आने लगते हैं इस तरीके से, और उसका जो ऋणात्मक आवेश है धनात्मक आवेश की तरफ आने लगते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, और धनात्मक आवेश प्रतिकर्षण के बल के कारण दूसरे पृष्ठ पर चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। तो अब हम एक बात ध्यान से देखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वस्तु में आवेश का अलग अलग हो जाना, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का अलग हो जाना क्या कहलाता है बच्चों, ध्रुवण कहलाता है। तो ध्रुवण मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्या ये आपस में बल लगाएंगे। तो बच्चों यहां अगर हम इसके केंद्र से और इस ऋणात्मक आवेश की दूरी को x1 मान लें और इसके केंद्र से धनात्मक आवेश की दूरी को x2 मान लें, ठीक है बच्चों, तो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश पे यदि F1 बल लगा रहा है और ये बल हम जानते हैं कि आकर्षण होगा, इसे हम कह सकते हैं आकर्षण बल, आकर्षण बल। इसी प्रकार धनात्मक आवेश धनात्मक पे प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों, तो अब हमने एक चीज देखी है, यदि प्रतिकर्षण बल को हम F2 मान लें, तो बच्चों हम चित्र में एक बात देख रहे हैं कि जो x2 का मान है, जो x2 है वो x1 से ज्यादा है, ये आप देख सकते हो, x2 का मान x1 से ज्यादा है। और बच्चों हमने देखा है कूलाम के नियम अनुसार f जो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमने देखा हुआ है। तो इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगर जिसकी दूरी ज्यादा है उसके बल का मान कम होगा और जिसकी दूरी कम है उसके बल का मान ज्यादा होगा। तो चित्र में अगर हम इस समीकरण 1 को प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि F1 का मान F2 से ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है हमारी, एक इंपॉर्टेंट नियम है जिसे हम एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत कह सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें कि F1 कैसा बल है, F1 आकर्षण बल है, F2 कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होगा, यानी ये आवेशित वस्तु इस उदासीन वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। ठीक है बच्चों, अब आप देखो ऐसा क्यों हुआ, आप हमेशा ध्यान रखना ऐसा इसलिए हुआ कि ये वस्तु इससे बिल्कुल भी स्पर्श नहीं है, लेकिन उसके कारण इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन होता है जिसमें इसके आवेश अलग अलग हो जाते हैं और ये वस्तु आपस में फोर्स लगाने लगती है, बल लगाने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी आवेशी वस्तु किसी उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे जो अगले टॉपिक होंगे हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।